हेलो एंड वेलकम। इस एपिसोड में हम लोग म्यूचुअल फंड्स पर डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स को कैसे एनालाइज करें, कैसे समझें कि उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, उसकी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस। तो इस एपिसोड में हमारे साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं मिस्टर मनोज श्रीवास्तव। वेलकम। थैंक यू राहुल। तो हम लोग ने कुछ स्कीम्स शॉर्टलिस्ट की हैं जो हम लोग समझना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं उसको, बताइए। तो पहली स्कीम हम लोग ने डिविडेंड कैटेगरी की सेलेक्ट की है। उसका नाम है LIC MF डिविडेंड यील्ड फंड। राइट। तो क्या समझें, ये कैसी स्कीम है ये? देखिए, इस स्कीम को हम लोग कई एंगल से अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ऑडियंस को समझाने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा, आप भी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं भी आपके ही प्रोफेशन का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कि जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, पब्लिक एट लार्ज है, वो बस परफॉर्मेंस पर नज़र डाल लेते हैं और बस उनकी एक तरह से उसकी स्टडी वहीं ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्टली। तो हम उस परफॉर्मेंस प्लस पर भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। राइट। मतलब परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है बट वो एक पार्ट ऑफ द पिक्चर है। वो एक पार्ट है, वो ऐसा नहीं है कि आपने केवल परफॉर्मेंस पे ही पूरा फोकस कर दिया। राइट। तो ये समझते हैं कि ऐसा क्यों है। यस। तो जैसे अभी इस स्कीम की बात करें, LIC MF डिविडेंड यील्ड आपने बोला। यस। देखिए, अगर कल परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में 3 महीने की परफॉर्मेंस ठीक है। और ठीक है जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि जो इसका रेस्पेक्टिव बेंचमार्क है या तो उसको अचीव कर रहा है या उससे ऊपर जा रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। यस। अब आउट परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं है कि वो 5% या 10% से कर रहा है, बट एटलीस्ट आउट परफॉर्म कर रहा है। तो उसको हम मानते हैं कि हाँ भाई ये तो करना ही चाहिए। यस। बेंचमार्क का पर्पज़ यही है। और ये हमारे जो ऑडियंस हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको भी समझना चाहिए कि परफॉर्मेंस भी जब आप देख रहे हैं तो एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मत देख लीजिए। आपने कहा साहब इसकी परफॉर्मेंस एक साल में 20% आ रही है। राइट। बट ये भी तो देखिए कि उस स्कीम का जो बेंचमार्क सेलेक्ट किया गया है, ऐसा तो नहीं कि वो 22% रिटर्न दे रहा है। यस। और बेंचमार्क आई बिलीव सेफर है एज कम्पेयर टू स्कीम। तो अगर स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इसी एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं कि बेंचमार्क को बीट करेगा। रिस्क ले रहे हैं। हाँ। यस। भाई इसी बात की तो आप म्यूचुअल फंड को फीस दे रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ। इसी बात की आप फीस दे रहे हैं। तो आप ये मान के चलते हैं कि जो म्यूचुअल फंड ने एज ए म्यूचुअल फंड हाउस, फंड मैनेजर ने एक सोच समझ के अपना टारगेट तय किया है कि भाई ये हमारा बेंचमार्क है, इसको हम चेज़ करेंगे और इसको हम क्रॉस कर जाएंगे, एक्सीड कर जाएंगे। यस। ठीक है ना। तो जैसे अगर केवल परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे सिचुएशन निकल के आती है कि 3 महीने में अपने बेंचमार्क को एक्सीड कर रहा है, 1 साल में भी एक्सीड कर रहा है, 3 साल में भी अपने बेंचमार्क को एक्सीड कर रहा है। तो आप कंफर्टेबल आपका होना चाहिए कि हाँ भाई परफॉर्मेंस के फ्रंट पे ये स्कीम ठीक काम कर रही है। राइट। 5 साल के पीरियड में भी काम कर रहा है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस के फ्रंट पे तो ठीक है। इसका बेंचमार्क क्या है? इसका बेंचमार्क आ रहा है निफ्टी 500। राइट। ठीक है। तो जो टॉप 500 कंपनीज हैं तो ये कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, उनमें से किसी का भी शेयर ले सकते हैं। उसमें से किसी का भी शेयर, कुछ पैरामीटर्स हैं जो शायद आप बताएंगे, लेकिन इन्वेस्ट किसी में भी कर सकते हैं। तो वाइड है। राइट। लेकिन अब आपको कुछ चीज़ें और भी देखनी चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस की तो बात कर ली हमने। अब जैसे कि जो बेंचमार्क है उसका जो P रेशियो है और इस स्कीम का P रेशियो, वो भी आप कंपेयर करें। ऐसा तो नहीं है कि फंड मैनेजर चलती हुई दौड़ते हुए शेयर खरीदता जा रहा है, किसी भी प्राइस पे मिल रहे हैं। राइट। तो क्योंकि भाई मार्केट तो चलता हुआ मार्केट है, पैंडेमिक के बाद में चलता हुआ मार्केट है। तो ऐसा तो नहीं है कि पिछले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में रिटर्न तो आपको दिख रहा है, लेकिन फंड मैनेजर ने ज़्यादा महंगे शेयर खरीद रखे हैं।
Yes. जब ज़्यादा महंगे शेयर जिनका पी ज़्यादा है तो वो इंटर रिफ्लेक्ट होगा स्कीम के पी में भी। राइट राइट। तो एज एन इन्वेस्टर आपको स्कीम का पी भी देखना चाहिए, वो भी कंफर्ट लेवल आ रहा है। तो अगर ज़्यादा पीई है हाँ। बेंचमार्क से मैं समझूं तो इसका मतलब थोड़े महंगे शेयर्स लिए हैं, हाँ। तो इन केस फॉल हुआ हाँ। तो बेंचमार्क से ज़्यादा फॉल हो सकता है क्या? इसका ये मतलब हुआ? इसका ये मतलब है। अच्छा। तो जैसे हमारे परफॉर्मेंस में भी हमने कहा था कि भाई हमारा जो यार्ड स्टिक है वो बेंचमार्क होना चाहिए, और फंड मैनेजर का काम है कि उससे बेटर परफॉर्म करे। यस। वही क्राइटेरिया हम पी में भी लगा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी खरीदते चले गए, अच्छे खरीद रहे होंगे, कुछ भी से मतलब कोई ख़राब नहीं है, लेकिन बहुत महंगे नहीं खरीद लें। यस। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा महंगे शेयर खरीद लिए हैं तो मान के चलिए कि चलते मार्केट में तो आपको उसका दर्द नहीं महसूस होगा, लेकिन जैसा गिरेगा, यस भाई मार्केट है, यस फ्लक्चुएट तो करेगा ही करेगा। यस। कांट गो कि बिल्कुल सेकुलर ऊपर चलता चला जाएगा, नहीं, वो तो वेव्स में ही होगा। वेव्स में ही होगा। हाँ। तो आपका फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम हो जाता है। राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पी भी ठीक है, इसका बेंचमार्क को कंपेयर करते हुए पी भी ठीक आ रहा है, पीबी भी ठीक आ रहा है। तो ये पीई इसका बेंचमार्क के कंपैरिजन में उसका बेंचमार्क आ रहा है 26, इसका आ रहा है 25.43। तो परफॉर्मेंस में बीट किया है और पीई थोड़ा कम है, तो वो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है। यही आइडियल सिनेरियो है। ये आइडियल सिनेरियो है राइट। कि पी कम हो बेंचमार्क से और परफॉर्मेंस यस बेंचमार्क से ज़्यादा हो। यस। तो चलिए यहाँ तक भी कहानी अच्छी चल रही है इसकी। टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग्स 70 हैं, 70 ठीक है, थोड़ी ज़्यादा है बट दैट्स ओके। तो आउट ऑफ 500 जो इनका यूनिवर्स है, हाँ। इन्होंने कोई 70 कोई कंपनीज 70 ले आइडेंटिफाई रखी की, हैं। उसमें शेयर्स लिए हैं। और जो थीम होता है डिविडेंड यील्ड का, यस। वो थीम ये होता है कि प्राइमरीली डिविडेंड यील्डिंग वाली कंपनीज पे फोकस ज़्यादा रहता है। ओके। तो थोड़ा सा जो डिफेंसिव इन्वेस्टर है यस। उसके लिए स्कीम और अच्छी रहती है क्योंकि डिविडेंड यील्ड भी बेटर होगी। जैसे कई बार आप शेयर देखते हैं कि शेयर तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है बट डिविडेंड उस पर बहुत कम आ रहा है। मतलब कुछ कंपनीज की शायद पॉलिसी होती होगी कि कम डिविडेंड डिक्लेयर Yes, करें, और yes. कुछ कंपनीज ज़्यादा डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करती हैं। तो उसके भी प्लस माइनस है। राइट। हाँ। वो भी कोई एक आइसोलेशन में कोई क्राइटेरिया नहीं हो Isolation में सकता नहीं है। यस। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है और हम लोगों को अपने ऑडियंस को समझाने की ज़रूरत है। करेक्ट। तो यहाँ पे फोकस इस स्कीम की कैटेगरी का ही है, एज द नेम सजेस्ट, कि आप डिविडेंड यील्ड को थोड़ा सा चेज कर रहे हैं। यस। इसीलिए जब सेबी ने कैटेगराइजेशन ऑफ स्कीम्स लागू की यस। तो उनका भाई कैटेगरी ऐसी नाम होनी चाहिए जिसमें कि एक आम इन्वेस्टर भी समझ सके। यस। ऐसा कुछ भी नाम मत रख दीजिए कि परेशान हो जाए वो। राइट। तो यहाँ पे ये भी चीज़ सही निकल के आ रही है। ओके। अब एक ऑब्जर्वेशन जो मेरा है वो ये है कि असेट्स बहुत कम है, इसका जो एयूएम है इस स्कीम का वो बहुत कम है, लेस देन 200 करोड़ है। राइट। तो उसका क्या इम्प्लीकेशन हुआ? मतलब कम है तो उससे क्या कुछ? हाँ, उसका इम्प्लीकेशन अगेन प्लस माइनस है, लेकिन पहले माइनस की बात कर देते हैं। देखिए ये स्कीम काफ़ी दिनों से चल रही है। जैसे 5 इयर्स की तो शायद परफॉर्मेंस आपने बताई थी, तो 5 इयर्स 2018 की है। अच्छा। अब 2018 की स्कीम आज हम 2024 में बैठे हैं। पहली बात जिसको हम इनफॉर्मली ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है लाखों करोड़ रुपए की, उसमें ये फंड हाउस के 200 करोड़ रुपए भी कलेक्ट नहीं कर पाया है। यस। सो इट डजंट रिफ्लेक्ट वेरी गुड ऑन द पार्ट ऑफ देयर मार्केटिंग टीम कि भाई इतना कलेक्शन कैसे कम हुआ। या तो आप इन्वेस्टर्स के पास गए नहीं, समझा नहीं पाए, या वो समझा नहीं। तो ये होता है कि मार्केटिंग एफर्ट्स कम रह गए हैं। यस। एनीवे इन्वेस्टर को उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इन्वेस्टर को तब फर्क पड़ता है कि किसी वजह से इन 70 शेयर्स में से मान लीजिए कल को कोई 1 शेयर, 2 शेयर, 4 शेयर
क्रैश कर जाते हैं और कुछ ख़राब खबर आनी शुरू होती है। राइट। और ख़राब खबर आने का मतलब है कि उसका इन्वेस्टर रिडेम्पशन की तरफ जाते हैं या कुछ बड़े इन्वेस्टर्स रिडेम्पशन की तरफ जाते हैं। तो अब अगर 50 करोड़ का रिडेम्पशन आ गया इस स्कीम में और 200 करोड़ का तो एयूएम है, तो 25% माल बेचना बड़ा मुश्किल काम होता है। बिकेगा तो औने पौने के दाम बिकेगा, तो उससे जो लेफ्ट आउट इन्वेस्टर होगा, यस, दोज हु विल कंटिन्यू, उनको लॉस हो जाएगा। राइट। तो इस वजह से मेनली है कि अगर कोई लार्ज रिडेम्पशंस आ जाते हैं और अगर मार्केट भी उस समय गिर रहा है, हाँ, तो उस समय प्रॉब्लम आ सकती है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को। हाँ, तो ये फैक्टर ध्यान में रखने वाली बात है। ये फैक्टर एक ध्यान में रखने वाला है। तो जब स्कीम सेलेक्ट करें तो जब परफॉर्मेंस देखनी, पी देखना है, बट एयूएम भी देख लें, बहुत कम तो नहीं है। बहुत कम तो नहीं है। राइट। कि वो उस तरह का कहीं कोई नुकसान आपको आ जाए। और उसके अलावा एक चीज़ और जो मुझे लग रही है कि डिविडेंड यील्ड एज द नेम सजेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ी सी लार्ज कैप कंपनियां का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए था। इसके केस में कुछ लेस देन 60% जो है वो लार्ज कैप आ रही हैं, 30% करीब मीडियम कैप आ रही हैं और 10-11% स्मॉल और माइक्रो आ रही हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक पहलू है। बोला अगर लार्ज कैप में ज़्यादा है तो ज़्यादा सेफ हुआ। हाँ, क्योंकि देखिए डिविडेंड देने वाली कंपनी वैसे भी एक कॉमन सेंस के हिसाब से जो लार्ज कैप वाली होंगी, वो अगेन डिपेंड करता है। कुछ बड़े बिग हाउसेज हैं डिविडेंड देते ही नहीं हैं। यस। तो वो भी एक एंगल है, वो हम लोग कभी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा हल्कापन मुझे इस मार्केट कैप के एंगल से लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा होता तो बेटर होता। तो अब अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, कंक्लूड करने की, तो मुझे लगता है कि डिविडेंड यील्ड फंड की कैटेगरी एक अच्छी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट इस स्पेस में, इस कैटेगरी में इन्वेस्टर के पास और बेटर चॉइसेस हैं। राइट। थोड़ी सी आप अपनी रिसर्च कीजिए, थोड़ी डेटा क्रंचिंग और कीजिए, और इस प्रोग्राम को भी देखते रहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है डिविडेंड यील्ड की स्पेस में, तो यू हैव गॉट बेटर ऑप्शन। तो हम लोग ने ये एक स्कीम स्टडी कर ली, LICMF डिविडेंड यील्ड फंड। अब दूसरी एक कैटेगरी को समझते हैं और उसकी एक पर्टिकुलर स्कीम को समझते हैं कि उसमें क्या पैरामीटर्स हैं और उसको कैसे समझें। फॉर एग्जांपल जैसे एक हम लोग स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं कैटेगरी फ्लेक्सी कैप, और उसकी एक स्कीम हम लोग ने जो चूज़ की है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसको समझते हैं। ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, ये आपने कहा। यस। इसमें अगर परफॉर्मेंस के फ्रंट पे हम देख रहे हैं, तो परफॉर्मेंस के फ्रंट पे एक साल में ये अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर रही है। अच्छा, बेंचमार्क को नहीं बीट कर रही है। राइट। 3 साल में अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर रही है। 5 साल में भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रही है। थोड़ा ही कम है, लेकिन ये तीनों पीरियड में अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर रही है। ये आपके ऑडियंस को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले तो आप शुरुआत परफॉर्मेंस से करते हैं। अब और अगर फैक्टर्स को देखने की कोशिश करते हैं, तो प्राइस अर्निंग रेशियो भी जो इस स्कीम का है कंपेयर टू जो इसके बेंचमार्क का पी है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, जो बेंचमार्क इन्होंने लिया हुआ है उसका जो पी है उससे ज़्यादा है। दिस इज अगेन नॉट गुड। बाकी तो ऑडियंस को डिसाइड करना है, इन्वेस्टर को डिसाइड करना है। हम तो फैक्चुअल बात कर रहे हैं। हाँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं, हम एक तरह से एनालाइज कर रहे हैं और उसी तरह से ऑडियंस भी समझे कि बेंचमार्क की परफॉर्मेंस से कम परफॉर्मेंस है, बट बेंचमार्क के पीई से ज़्यादा पीई है, तो महंगे शेयर लेके भी उस परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर पा रहे हैं। ये है
नंबर ऑफ होल्डिंग 94 है। चलिए अब इस पे तो फंड मैनेजर पे छोड़ते हैं कि भाई उसको परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस दिखानी है, तो थोड़े शेयर ज़्यादा ले ले, कम ले ले। एयूएम अच्छा खासा है, बड़ा है, कुछ 22-23 हज़ार करोड़ का एयूएम है। अच्छा, जो ठीक है, तो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यस, एयूएम अच्छा है। नॉर्मली जो बिना नाम लिए हम लोग कुछ और जो रेटिंग एजेंसीज और रैंकिंग एजेंसीज हैं उसमें भी कुछ न्यूट्रल से ही स्टैंड आ रहा है। कोई बहुत लोग गंगो नहीं है उसके ऊपर, लेकिन कोई ख़राब भी नहीं है, राइट, बीच का निकल के आ रहा है। लार्ज कैप, प्रीडोमिनेटली लार्ज कैप वाली स्कीम है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि भाई फ्लैक्सी कैप है तो ठीक है। फंड मैनेजर की अपनी थोड़ी अप्रोच स्टेबल और डिफेंसिव की है, इसलिए उसने लार्ज कैप में ज़्यादा ले रखा है। फ्लेक्सी कैप का क्या मतलब हुआ? ये इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्लैक्सी कैप, जैसे अब आपने तो फ्लैक्सी कैप सुन लिया और आप और तरह तरह के सुनते हैं, ये लार्ज कैप है, ये मिड कैप है, ये मल्टी कैप है, राइट। फ्लैक्सी कैप में जो सेबी का जो सर्कुलर था कैटेगराइजेशन वाला, उसके हिसाब से सेबी ने ये बोला हुआ है, ये परमिट किया हुआ है कि फ्लैक्सी कैप के केस में जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स होना है उसने कोई भी कैप वाली रेस्ट्रिक्शन नहीं डाली है। उसने ये नहीं कहा है कि आप इतने % लार्ज कैप में ले लीजिए, अच्छा, या इतने % आप मिड में ले लीजिए, मिड कैप, राइट, या इतना स्मॉल कैप ले लीजिए। उसने केवल ये शर्त लगाई है कि 65% या उससे ज़्यादा इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। ओके, तो ठीक है, वो तो एक अंडरस्टैंडिंग है ही कि भाई हम इक्विटी स्कीम की बात ही कर रहे हैं। अब इसके प्लस और माइनस दोनों हैं। प्लस ये है कि अगर आप अपने फंड मैनेजर को ठीक से समझते हैं, समझने का मतलब कोई पर्सनली समझना नहीं कि गपशप करते हैं, उसकी पिछली ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी रही है, यस, तो वो आपको कंफर्ट लेवल दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे कैप के बारे में कोई रेगुलेशन उसको रोक नहीं रहा है, तो वो चाहे तो किसी भी लार्ज मिड स्मॉल में किसी में भी कितनी % ले सकता है। अगर आपके फंड मैनेजर साहब बहुत बढ़िया हैं, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, तो ये कैटेगरी आपको पैसे बना कर भी दे सकती है। लेकिन उतनी ही रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाती है कि अगर किसी वजह से उनके कुछ कैलकुलेशन ख़राब हो गए, कुछ डिसीज़न, कोई उनकी स्टडी ख़राब हो गई, तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। राइट। तो फ्लैक्सी कैप में आप ये जो फैक्टर्स हैं कि भाई क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या पी है, क्या पीबी है, जो भी हम लोगों ने बातचीत की, वो तो देखिए ही, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा कि उस फंड मैनेजर की पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देखिए। यस, क्योंकि एक फंड मैनेजर केवल एक स्कीम तो मैनेज करता नहीं है, कई स्कीमें मैनेज करता है, तो वो भी देख के चलिए, राइट, कि क्या सिचुएशन निकल के आ रही है। तो इसमें फॉर एग्जांपल 80% इनफैक्ट 90% जायंट या लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है, तो कह सकते हैं कि वैसे बड़ी सेफ या कंजर्वेटिव स्कीम है एज फार एज इक्विटी इज कंसर्न। उस एंगल से कह सकते हैं, क्योंकि भाई लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप के हिसाब से 80% अगर लार्ज कैप है, तो नेचुरली लार्ज कैप ज़्यादा कंफर्ट लेवल देता है। बट फ्लेक्सी कैप से मुझे समझ नहीं आएगा कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। वो तो जब इसकी हम होल्डिंग्स समझेंगे कि कहाँ पे इन्होंने लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि कोई स्कीम हो सकता है स्मॉल कैप में बहुत इन्वेस्ट कर रही हो, फ्लेक्सी कैप तो कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन तो प्लेस करता नहीं है। तो सिर्फ फ्लेक्सी कैप से मुझे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा उसको और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। इसमें फ्लैक्सी कैप कैटेगरी, जैसे मैंने बोला कि बहुत अच्छे पैसे बना के भी दे सकती है, और दे रही हैं स्कीमें। फ्लैक्सी कैप इज़ वेरी पॉपुलर नाउडेज, बट चोट भी पहुंचा सकती है। इसमें इन्वेस्टर को अपना होमवर्क करने की बहुत ज़रूरत है, दो तरह से। एक तो हर महीने एक बार ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है
कि चीज़ें, ये फैक्टर्स कहाँ जा रहे हैं। राइट। अब जैसे आज आपको लग रहा है 80% है, यस। कल को घटना शुरू हो जाए, उस केस में थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ, 80 का 70 हो गया, 70 का 60 हो गया, 60 का 40 हो गया, स्मॉल कैप बढ़ना शुरू हो जाए, परफॉर्मेंस ठीक चल रही है, तो आप तो खुश हैं यस। केवल परफॉर्मेंस देख के। बट वो एक एक्सप्लोजन भी तो हो सकता है। भाई देखिए, पिछले कुछ समय से मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत तेज रैली चल रही है। यस। तो अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं, आप केवल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और किसी दिन एकदम से आपको लगा कि स्मॉल कैप में कोई परेशानी आ गई, यस, अब इधर तो देखिए ना, अभी तो रेगुलेटर भी साउंड कर रहे हैं, अपनी लिमिटेशंस, अपनी मर्यादा में रहते हुए रेगुलेटर भी साउंड कर रहे हैं। भाई ध्यान रखिए आप, भाई पैसा तो आपका है, आपको लगाना है, हम रोक तो सकते नहीं है। Yes. डेमोक्रेटिक कंट्री में यस। तो जाके एनालाइज तो कीजिए हर महीने। स्मॉल कैप तो नहीं बढ़ता चला जा रहा है, माइक्रो कैप तो नहीं बढ़ता चला जा रहा है, मिड कैप बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ता जा रहा है। इसके लिए क्या तरीका है, हर महीने आप अपनी इस स्कीम्स के जो की फैक्ट्स हैं यस को ट्रैक जरूर करते रहें, और साथ के साथ इस प्रोग्राम को भी देखते रहें, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें राइट समझ में भी आनी शुरू हो जाएंगी। यस यस। वैसे शेयर्स अच्छे ले रखे हैं। अगर मैं टॉप होल्डिंग्स की बात करूं तो आईसीआईसी बैंक है, इन्फोसिस है, सन फार्मा है, रिलायंस है, भारती है, एचडीएफसी बैंक है, एचसीएल है, तो शेयर्स अच्छे ले रखे हैं। यस। लेकिन ये जो फैक्टर जो अभी हम लोगों ने बात की, इसका ध्यान रखना जरूरी है। और केवल लार्ज कैप होने से ही, भाई इन्वेस्टर तो को अपनी प्रिंसिपल की सेफ्टी चाहिए और रिटर्न चाहिए। यस। तो अब अगर लार्ज कैप में भी कुछ शेयर खराब होने लगे हैं, तो वो परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होगा। राइट। तो ओनली इन्वेस्टिंग सब्सटेंशियल पार्ट इन लार्ज कैप केवल एक पॉइंट नहीं हो सकता है। यस। आपको ट्रैक करने की ज़रूरत है। ओके। तो ये व्यू बनता है। और यहाँ पर फिर से मैं कहूँगा कि फ्लैक्सी कैप एक अच्छी कैटेगरी है, बट इस स्पेस में आप ढूंढें, आपको और भी अच्छे ऑप्शंस राइट मिल सकते हैं। जैसे कंक्लूजन में बात करें कि इसको समराइज़ करें, तो आई बिलीव इसकी परफॉर्मेंस बेंचमार्क से कम है, पीई थोड़ा ज़्यादा है, थोड़े महंगे शेयर्स लिए हुए हैं, एयूएम काफ़ी है तो स्टेबल है, लार्ज कैप में काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है तो कंजर्वेटिव है, बट वो परफॉर्मेंस शायद नहीं निकल के आ रही है जितनी हम रिस्क ले रहे हैं। तो आई बिलीव इस वजह से हम और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाहिए जी। तो ये निकल के आता है फ्लैक्सी कैप के बारे में। तो हम लोग अब थर्ड स्कीम के बारे में समझते हैं, और ये है फोकस्ड कैटेगरी से रिलेटेड। ये है एक्सिस फोकस्ड फंड। एक्सिस फोकस फंड, यस। ओके। अब देखो, एक्सिस फोकस फंड का जो डेटा बोल रहा है ना, क्योंकि हम लोग तो बड़ा क्लियर है, हम तो कोई ओपिनियन तो दे नहीं रहे हैं, किसी तरीके से एम्पावर कर रहे हैं इन्वेस्टर को, ऑडियंस को, कि भाई आप देखिए ये डेटा है, अगर आपने नहीं देखा है तो हम आपको बता रहे हैं, और ये शुरुआत है आपकी एग्जैक्टली स्टडी करने की। मतलब कौन से की मैट्रिक्स हैं, उनको कैसे स्टडी करें, यस, वो हम बता रहे हैं, आप कुछ और कीजिए, और उसके बाद फिर आपका जो एडवाइज़र हो उसके थ्रू जा करके आप इन्वेस्ट करें। एग्जैक्टली। अब एक्सिस फोकस में सिचुएशन ये निकल के आ रही है कि अगर मैं 3 महीने की परफॉर्मेंस को देखूं तो 3 महीने में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। 1 साल में भी ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, और ठीक से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर ठीक से ओवर परफॉर्म नहीं कर रहा है, ओके, ठीक से अंडर परफॉर्म कर रहा है। चलिए, हो सकता है 1 साल गड़बड़ हो गया, यस, तो 3 साल में देखते हैं। 3 साल में अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अच्छे से अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है, बहुत अच्छे से
बल्कि कहना ये चाहिए बहुत बुरे से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो परफॉर्मेंस तो बिल्कुल अच्छा, एक बार के लिए 5 साल में देख लेते हैं भाई क्या है। तो 5 साल की सिचुएशन ये निकल के आ रही है, वहाँ भी खराब सिचुएशन है। तो ये जो पीरियड हम लोगों ने देखे इसमें परफॉर्मेंस के फ्रंट पे तो खराब काम कर रहा है। तो जैसे ये फोकस्ड स्कीम है, तो फोकस स्कीम्स क्या होती हैं जनरली जो हम लोग ने चूज़ की है? फोकस स्कीम बड़े पर्पस कुछ फ्लेक्सी कैप जैसा है। अच्छा, ओके। फ्री छोड़ दिया फंड मैनेजर को, राइट, कि आप जो ठीक समझें कीजिए। आप पे कोई किसी कैप की हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। तो वही जो है, दोनों तरफ वाली तलवार है, अच्छी चली तो बहुत अच्छा और उल्टी चली तो आपको ही नुकसान पहुंचा दिया। तो फिर डिफरेंस क्या है फ्लैक्सी में और फोकस में? फ्लैक्सी में नंबर ऑफ शेयर पे कोई कंडीशन नहीं है। ओके। फोकस में एज द नेम सजेस्ट सेबी चाह रहा है फंड मैनेजर से कि आप बहुत फोकस होके काम कीजिए। कुछ जैसे आपको पीएमएस चलते हैं, तो पीएमएस में कहते हैं कि भाई देखिए हम आपके लिए जो है काम करेंगे और 20 शेयर लेंगे और 25 शेयर लेंगे और 30 शेयर लेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा हमने ज़बरदस्त रूप से 100 ले लिए तो 100 में कुछ तो काम कर ही जाएंगे, कुछ नहीं काम करेंगे। तो यू नीड टू बी फोकस्ड। फंड मैनेजर अच्छा है तो बहुत अच्छा काम करेगा और कर ही रहा है। लेकिन अगर उतना अच्छा नहीं है, मैं थोड़ा सा टू बी पोलाइट क्यों बोलूँ कि खराब है, उतना अच्छा नहीं है, तो फिर परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे, तो अगर वो कम, अगर 70 या 100 हों तो फिर तो चल जाता है ना, बिकॉज ऑफ एवरेजेस कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे। लेकिन अगर 15-20 शेयर्स हैं, हाँ, तो नॉर्मली जो शर्त रखी गई है वो 30 शेयर की रखी गई है। ओके, बहुत कम वो भी नहीं है, मैक्सिमम 30। हाँ, अब उसमें भी एक आध का ऊपर नीचे अलग, बट वैसे 30 की है, अराउंड 30। अराउंड 30 है, मतलब डेफिनेशन 30 ही बोलती है। तो हर शेयर की वेटेज बढ़ गई, वेटेज बढ़ गई, हाँ, और आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, और कमाई की तो कमाई भी बढ़ गई। तो कुछ स्कीमें हैं फोकस ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जैसे फ्लैक्सी कैप हुआ, फोकस हुआ, इसमें फंड मैनेजर हैज़ टू बी वेरी गुड एंड यू एज एन ऑडियंस, एज एन इन्वेस्टर रादर, शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ट्रैकिंग दीज थिंग्स। छोड़ मत दीजिए कि फंड का नाम ABC है और DEF कैटेगरी का नाम है तो अच्छा ही होगा, राइट, वो चांस मत लीजिए। तो इनफैक्ट इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहने का, विजिलेंट रहने की जरूरत क्योंकि है। वैसे लगेगा कि फोकस्ड है तो फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दिया, फ्लेक्सी है फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन जैसे अगर कोई लार्ज कैप लेता है, हाँ, तो उसको श्योर है कि वो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करेंगे, मेजॉरिटी प्रीडोमिनेटली। बट फोकस्ड है या फ्लेक्सी है तो आप श्योर नहीं है कि ये लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि स्मॉल कैप में कि मिड कैप में, इसलिए ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत तो है। फंड मैनेजर की तो जिम्मेदारी है ही प्राइमरी, यस, बट भाई पैसा तो आपका लगा है ना, एग्जैक्टली, वो तो सॉरी बोल देगा, मत लगाइएगा भाई उसकी स्कीम में। तो आपको बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी है। तो आप उसके सारे पहलू जितने हम लोग आपको समझा रहे हैं वो तो समझें ही, यस, और भी पढ़ें लिखें समझें, और महीने में एक बार इन फैक्ट्स को आप ट्रैक करते रहें। और वो भी नहीं कर पाए तो आप इस प्रोग्राम को सुनते रहिए, अपनी क्वेरीज भेजते रहिए, यस, और सुनते रहिए, तो आपका अपडेशन हम तो करते ही रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो ये फोकस की सिचुएशन है। तो परफॉर्मेंस तो आपने देख ली कि परफॉर्मेंस तो अप टू द मार्क नहीं निकल के आई। अब जरा और फैक्टर्स को भी देखते हैं। अब और फैक्टर्स में देखिए जो हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, पी की बात कर रहे हैं। अब देखिए वहाँ भी मामला बहुत अच्छा नहीं है। जो इनके बेंचमार्क का पी है उससे इस स्कीम का पी ज़्यादा है, और ज़्यादा ही ज़्यादा है। यस, तो वो रिस्क जोन भी है। हाँ, तो जैसे ये एज्यूम कर सकते थे इन्होंने बहुत ही सेफ शेयर्स लिए हों, इस वजह से परफॉर्मेंस आई है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं PE तो ज़्यादा है, PE ज़्यादा है। क्योंकि बिना नाम लिए एक दो फंड हैं, जैसे मैं कल ही देख रहा था, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एक डिफरेंट कैटेगरी में। PE निकल के आ रहा था बहुत ज़्यादा,
लेकिन ये भी है कि वो 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में टॉप 5 में है, तो वहाँ पे आप तब भी एक ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। वही रिस्क ली है लेकिन रिटर्न्स भी ज़्यादा तो रिटर्न भी ज़्यादा आ रहा है। अब ऐसा रिटर्न भी ज़्यादा नहीं आ रहा, रिस्क भी है, तो गुनाह बेलज्जत वाली बात हो गई है कि कुछ बचा ही नहीं आया उसके हिसाब से। तो पी भी ज़्यादा भाई देखिए इसका, तो इसका पी भी ज़्यादा है, इसका पीवी भी ज़्यादा है। हाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग 31 इसमें दिखा रहा है, तो 30 होता है, थोड़ा बहुत एक आध का फ़र्क हो सकता है। असेट सही ठीक है, मार्केटिंग की टीम अच्छी, 14,000 करोड़ रुपए का AUM है, अच्छी बात है। जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका भी सब स्टैंड पर न्यूट्रल जैसा ही है, कोई बहुत ऐसा पॉजिटिव नहीं है, और प्रीडोमिनेटली लार्ज कैप का है। अब वो तो देखिए ऐसा ना, वो तो एक तरह से फंड मैनेजर की कॉल रहती है, क्योंकि कोई कंडीशन तो लगाई नहीं गई है। लेकिन इन नटशेल अगर देखें तो परफॉर्मेंस और फैक्टर्स पर ये स्कीम नहीं समझ में आ रही है जितना कि ये आंकड़े बोल रहे हैं। अब बाकी अब आप और स्टडी करें एज एन इन्वेस्टर, और उसको देखें जा करके, राइट। तो ये एक तरीके से फोकस का हो गया। तो आज हम लोगों ने 3 स्कीम्स डिस्कस कर ली, हम लोगों ने 3 कैटेगरीज डिस्कस की। तो डिविडेंड से हम लोगों ने डिस्कस की LIC MF डिविडेंड, राइट, फ्लेक्सी कैप से की आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, Yes. और फाइनली हम लोगों ने फोकस कैटेगरी से एक्सिस फोकस फंड, 3 स्कीम्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो आज के इस एपिसोड के लिए हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, राइट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यस। और जो हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज हैं वो हमें भेज सकते हैं, जो ईमेल आईडी है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। तो आप कमेंट्स में या उस ईमेल पे मेल करके जो भी स्कीम्स को आप चाहते हैं कि एनालाइज करें, या आपकी कोई और क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ उस पर मेल कर दीजिए। उसमें एक चीज़ बस थोड़ा अभी और ऐड कर रहा हूँ मैं कि शुरुआत में अभी इक्विटी स्कीम भेजी। उसका रीज़न क्या है कि भाई देखिए पिछले कई सालों से मार्केट तो अच्छे से चल रहा है, यस, और मेरा मानना ये है कि ये इक्विटी का टाइम है, फ्लक्चुएशन होंगे, यस, ऊपर नीचे होगा, झटके लगेंगे, लेकिन अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा पीरियड के इन्वेस्टर हैं और झटके देखने को तैयार हैं, तो ये पीरियड कमा के भी देना चाहिए इसको। तो इसलिए पहले इक्विटी पे फोकस कर लेते हैं। यस, इक्विटी में कमाया तो 5% 10% ज़्यादा कमाया, गंवाया तो भी ऐसे ही गंवाया। तो इसलिए पहले इक्विटी का पार्ट तो मेरी आपके ऑडियंस से रहेगा, पहले इक्विटी रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं यस, उसको भेजें, और फिर आगे हम लोग और भी मुद्दों को टेकअप करते रहेंगे, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।